अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा और नुकसान किस किस को और कितना है। हुकूमत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान और हुकूमती तर्जुमान ने सख्त किस्म के बयानात, अपोजिशन के हवाले से सख्त बयानी को उन्होंने अडॉप्ट किया। उनकी करप्शन के हवाले से जो स्टेटमेंट्स हमने देखी, जो सामने आ रही हैं, वो बहुत सख्त हैं, बहुत एग्रेसिव किस्म की है। अपोजिशन उस पर रिएक्ट करती है और रिएक्शन के अंदर उससे भी सख्त बयानात जो है उसका सिलसिला जारी है। इन तुंदो तेज़ बयानात और इन तुंदो तेज़ स्टेटमेंट्स में किसका फ़ायदा और किसका नुकसान है और अवाम कहाँ पर स्टैंड करती है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं क्या, हुकूमत चाहती क्या है, अपोजिशन क्या चाहती है, PDM के बैनर तले जो प्रोटेस्ट है, जो तहरीक का आगाज़ हो चुका है, वो तहरीक किस मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। और साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे हुकूमत कितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर खड़ी है कि वो एहतसाब के अमल को यकतरफा ना रखे, बल्कि इस एहतसाब के अमल को सब पर जो है वो इक्वली स्प्रेड करे और जिनका वो एहतसाब कर रही है उनसे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हमें हासिल हो, ना कि ला हासिल बहस बयानात का सिलसिला यूं ही चलता रहे और अवामी मसले जो है वो दब कर रह जाएं। आज मुल्क में काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं जो हमने देखी। कहीं पर डॉलर की कम कीमत होते भी हमने देखी, कुछ पैसे की कमी भी आई और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो गर्दिशी कर्जे हैं हमारे उसमें इजाफा हो गया है। सो हम कोशिश करेंगे और जानेंगे अपने मेहमानों से कि किस तरह और किस अंदाज से डायलॉग के अमल को स्टार्ट किया जा सकता है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। वेलकम टू द शो मुसर्रत साहिबा। आपसे मैं बहुत सारे सवालात करने हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल जो है वो पॉलिटिक्स, जो पार्टी पॉलिटिक्स है उससे हटके है। वो सवाल मेरा ये है कि ये जो तनाव की कैफियत है इस वक्त सियासत के अंदर, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, किस तरह इस तनाव की कैफियत को कम किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो तनाव की सिचुएशन है वो इस हद तक बढ़ गई है। देखिए, सियासी जमातों का आपस में गवर्नमेंट का अपोजिशन के साथ और अपोजिशन का गवर्नमेंट के ऊपर इख्तलाफ रखना, इख्तलाफ राय का इजहार करना, क्रिटिसाइज करना पॉलिसीज को, और अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की तारीख ये भी रही है कि जब कोई एक सियासी जमात हुकूमत में होती है, दूसरी जब अपोजिशन में होती है, तो यहाँ पे लिमिट्स भी क्रॉस हुई, कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, विक्टिमाइजेशन हुई। गवर्नमेंट विक्टिमाइज करती है, अपोजिशन ने कैरेक्टर असैसिनेशन की। और इस मुल्क में ये भी हुआ कि यहाँ पे एक सियासी जमात ने दूसरी सियासी जमात की लीडर की जिस तरह से हेलीकॉप्टर से पिक्चर्स भी फेंकी। लेकिन मेरा इसमें सवाल ये है कि सियासी जमातें आपस में लड़ें, इख्तलाफ राय रखें, जो करना है वो करें, एक दूसरे को निशाना बनाएं, लेकिन इसमें रियासत को कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए कि आप अपने स्टेट इंस्टीट्यूशन, हमारे कौमी सलामती के इदारे और वहां पे बैठे हुए उनके सरबराहान, उनको आप अटैक करें या इदारे को आप वीक करने का प्लान करें। वो चाहे आपके जुडिशरी से रिलेटेड हो, चाहे आपके आर्मी से रिलेटेड हो, या और मुल्क के जो इदारे हैं जैसे नैब एंड एटसेट्रा। इस मुल्क में अब जो नैरेटिव जो जन्म दिया है इन्होंने, PMLN ने और PDM ने, इंतहाई खतरनाक, इसकी मैं ये कहूँ कि दुनिया की तारीख में कोई मिसाल नहीं है, तो ये बिल्कुल भी बजा ना होगा। देखें, आप अपने जो भी आपका मुद्दा है, आप इलेक्शन रिफॉर्म्स चाहते हैं, वोट को इज्जत देनी है तो वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के थ्रू होनी है। आपने तो नहीं की, आपको 6 दफा इस मुल्क की तारीख में आपके वज़ीर आला और 2-3 दफा आप मुसर्रत साहब, मैं ना जो पार्टी पॉलिटिक्स है ना, जो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का बयान है, मैं इस पे आता हूँ, लेकिन इससे पहले चूंकि मैंने आपसे सवाल ये किया ओवरऑल पॉलिटिक्स के हवाले से, इसी में एक मेरा सवाल और शामिल कर लीजिए आप जी। बिफोर हम इस ब्लेम गेम में जाएं, मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने एक फोर्स बनाई जी, टाइगर फोर्स। सियासत में जब आप होते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, आप जब सियासत में होते हैं तो आप कोई चीज़ें सारी जेब देती हैं, लेकिन जब आप मनसब पर किसी आ जाते हैं उसके बाद टाइगर फोर्स का होना, थोड़ा सा हमें ज़रा हमारे व्यूअर्स को समझाएं कि वो किस तरह महंगाई पे काबू कर रही है, वो बाकी मामलात में वज़ीर-ए-आज़म उनको ले के साथ चल रहे हैं, वो किस तरह चलेंगे, जबकि उसके मुकाबले में आप देखें जो अपोजिशन, उन्होंने अपनी वो क्या है, शेर जवान एक फ़ोर्स बना ली, उस पर कल मरीम ने खिताब भी किया। ये टाइगर फोर्स और शेर जवान, ये किस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है? ठोस इक़दाम तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। देखें, जब टाइगर फोर्स के मार्जे वजूद में आने के पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि पूरी दुनिया एक पैंडेमिक से गुजर रही थी, हमारे पास ना इतने वसाइल थे कि हम अचानक से सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों को हायर करते। तो उस वक्त हमने ये समझा कि एक ऐसी वॉलंटियर फोर्स बनाई जाए जो कि खुदा ना खासा जिस तरह की सिचुएशन पूरे यूरोप में, अमेरिका में हुई,
अगर वो सिचुएशन पाकिस्तान में आती है तो हमारे पास बैकअप एक फोर्स हो जो वॉलंटियर वर्क कर सके। इसका सिर्फ इतना ऑब्जेक्टिव था। फिर उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव को कि एक फोर्स बन गई, अल्लाह ने हमें उस अजाब से बचाया, वो वाली सिचुएशन नहीं आई। वॉलंटियर वर्क आप उसको रजिस्टर अपने आप को करा सकते हो, उसमें कोई कदगन है नहीं कि आपने अपनी सियासी वाबस्तगी बतानी है। PMLN के लोग उसको कर सकते थे ज्वाइन, क्योंकि दैट इज फॉर पाकिस्तान, दैट इज नॉट फॉर PTI, वन थिंग। उसके बाद अब ये कर क्या रहे हैं, ये कम्युनिकेशन एक पोर्टल है उनका, वहां पे वो कहीं पे जखीरा अंदोजी देखें, कहीं पे प्राइस लिस्ट को देखें कि वो ठीक नहीं लगी हुई, कोई भी ऐसी चीज जो आपके मुल्क के कानून को वायलेट कर रही है तो वो शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। दैट्स ऑल। इसके अलावा उनका कोई सियासी ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर हमने कोई उनसे सियासी काम लिया है तो प्लीज मीडिया भी रिपोर्ट करे और ऑनरेबल ऑपोजिशन भी रिपोर्ट करे। लेकिन कल की मरियम की बाकी भी जो भी उनका बयानिया था, पाकिस्तान दुश्मन, वो एक अलग साइड पे। अगर हम स्पेसिफिकली उनकी शेर जवान फोर्स बनाने पे हमें कोई एतराज ही नहीं है, वो जो मर्जी, दे हैव अ राइट, एनी पॉलिटिकल पार्टी हैव अ राइट। लेकिन जो यंग बच्चों को, जो अपनी यूथ को जिस तरह से ये बीबी प्रोवोक कर रही थी, दैट वाज टू डेंजरस। ऐसे लग रहा था तो यही तो मेरा मुसर्रफ साहबा सवाल है ना कि आपने कहा कि जी वॉलंटियर फोर्स पूरी दुनिया में होती है, वॉलंटियर फोर्स पूरी दुनिया में जो काम करती हैं वो ज़्यादातर कम्युनिटी वर्क करती हैं। तो हमारे यहाँ तो कम्युनिटी वर्क तो दूर, अपोजिशन कह रही है कि जी आप इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लें, उसके ऊपर एक्शन करें, और गवर्नमेंट कह रही है कि जी वो महंगाई कम करेंगे। दुकानदारों के पास हम जाते हैं, मैं गया दुकानदारों के पास, हमने जाके उनसे इंटरव्यू किया, तो उस इंटरव्यू की महंगाई में इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा जी कि अगर यहाँ पे टाइगर फोर्स घुसी तो हम उनकी टांगें तोड़ देंगे। तो आप दुकानदारों के साथ तो टाइगर फोर्स की जो है वो एक किस्म की लड़ाई करवाने जा रहे हैं। दुकानदार जिस किस्म के हैं वो तो नहीं अफोर्ड करेंगे या ना वो बर्दाश्त करेंगे टाइगर फोर्स आए और कहें जी रेट लिस्ट निकालें, या वो इसके। देखिए मेरी बात सुने, नो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। टाइगर फोर्स कहीं तो रहते हैं ना, एक इंसान ही है ना वो, राइट? किसी मोहल्ले में वो रहता है, वो अपने घर की दाल रोटी आटा लेने गया है, राइट? उसने जो भी कोई खरीदारी की है, उसके पेशे नजर जो भी वहां पे हालातों वाकयात थे, उससे वो आके आगाह कर देगा पोर्टल के ऊपर। दैट इज ऑल। उन्होंने जाके ये नहीं कहना रेट लिस्ट निकालो या हम छापा मारने आए हैं। मैं एक आम शहरी हूँ, मैंने एक जगह पे जाके फर्ज कर लो कपड़े खरीदे, उसका रेट जो होना चाहिए, जो उस ब्रांड ने लगाया हुआ है, वो उससे ज्यादा लगा रहे हैं। मैं वो रिपोर्टिंग का काम करेंगे। एक मैं कंप्लीट कर लूं जी, मुझे प्लीज, आप सवाल करते हो तो उसका पूरा मुझे अपना मौकफ देने का मौका दें। उसके बाद उनका काम सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट को आप इसका नाम यूं समझे, इट्स अ वॉलंटियर फोर्स फॉर फीडबैक फोर्स के तौर पर इसका काम है। और उसके अलावा उन्होंने तो दुकानें वो टांगे क्यों तोड़ेंगे जब वो जाके उनके कारोबार में, उनकी रूटीन में अगर वो मुदाखलत करेंगे तो कोई भी करे, उसकी टांगे तोड़नी चाहिए, वो कोई भी हो। अच्छा मुसर्रफ साहब, कुछ पॉलिटिकल गुफ्तगू ये बताएं कि इमरान खान साहब पे एक एलिगेशन है अपोजिशन का, और बड़ा ज़बरदस्त एलिगेशन है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जलसे का उनका वक्त ख़त्म हो चुका, लेकिन उनकी जो तकरीर है उसके अंदर आज भी उनकी टोन, उनका अंदाज़ जो है ना वो अपोजिशन की हरकत और सकनात पर ही होता है, अपनी परफॉर्मेंस पर वो बात नहीं करते। ये एलिगेशन उनका किस हद तक दुरुस्त है, या ये थेरी किस हद तक दुरुस्त है कि जी अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की वो ज़्यादा बात नहीं करते अपने किसी भी ऐसे एड्रेस के अंदर, और वो अपोजिशन के ऊपर जो है वो सिर्फ गरजते हैं और बरसते हैं और तनाव की कैफियत बरकरार रहती है? ऐसा क्यों है, क्यों वो बात नहीं करते अपनी परफॉर्मेंस की? देखें, सबसे पहले तो ये कि परफॉर्मेंस जो हमारी है वो सबके सामने और परफॉर्म हम कर रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब मुझे ये बताएं कि कुछ चीजें अबाउट पॉलिटिक्स हैं, मसलन मुझे ये बताएं कि विद इन द कंट्री आपकी आर्म फोर्सेस एक तो दहशतगर्दों से लड़े, बैरूनी ताकतों से लड़े, बैरूनी दुश्मनों से लड़े। इंडिया ने LOC पे जो तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है, और अगर अंदरूनी लोग भी बैरूनी एजेंडा लेके इदारों पे अटैक करेंगे तो उसका जवाब हमने देना है। मुसर्रफ साहब अभी मैं कंप्लीट कर लूं, मैं इसको रिलेट करने आप किसी बात का जवाब दे रहा हूं, आपने इदारों की बात की, वो तो अभी आई है ना। अभी देखिए वज़ीर आज़म ये कह रहे थे, मेरी अर्ज़ सुने, वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे थे जब आए थे इक़्तिदार में कि 90 दिन में करप्शन का खात्मा होगा। कल परसों तरसों वो एक इजलास से खिताब कर रहे थे, उसके अंदर वो कहते हैं कि जी कोई बटन नहीं है जिसको मैं दबा दूं। तो अपोजिशन तो फिर ये कहने में हक पर जाने पे। देखिए, अपोजिशन को कुछ भी कहने से हमने रोका नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकली हमारी पॉलिसीज को, जो हमने बहुत अच्छा काम किया है, वो उठे वो कहें ये भी गलत है, ओके दे कैन से, जैसे कि उन्होंने कोविड पे किया। आज पूरी दुनिया मुतरिफ है, वो इस चीज से एग्री नहीं करते, ये उनका सियासी इस्तेहकाक है, हक है। मैं ये कह रही हूँ कि वो हमारी हर अच्छे काम को जो हमने किया है उसको वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि हम तब इस टोन में बात करते हैं कि जब आप अपने मुल्क के रियासती इदारों को अटैक करते हो,
जब आप अपने मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करते हो तो उसमें हमें अपनी टोन दिखानी होगी। गवर्नमेंट और को अपने मसल्स दिखाने चाहिए कि अगर किसी ने मुल्क में लॉलेसनेस, मुल्क के जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश की या रियासती इदारों पे अटैक करने की कोशिश की तो फर्स्ट शील्ड गवर्नमेंट होती है, याद रखें इदारों की। अगर हम उनको डिफेंड नहीं करेंगे तो इदारे खुद आके हर बात का जवाब देंगे, तो फिर उनको सियासत में घुसेड़ा जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है। यही तो इनकी कोशिश है जो कि बहुत अच्छा, तो ये बताएं, आप अयाज सादिक साहब के बयान पे आ जाते हैं जिसके आप जिक्र कर रही हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उस पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया। आप बीइंग पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इस बयान के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? कोई हमें ठोस सबूत दें, कोई हमें स्टेप्स बताएं अपने कि जी हमने ये कर लिया और ये हम करने जा रहे हैं। कोई तरीके अल्तवा लेके आ रहे हैं, आप अदालत में जा रहे हैं, क्या करने लगे इनके खिलाफ आप? सबसे पहले तो जी इन्होंने जो फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दी उसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना कम है, नंबर 1। नंबर 2, एज ए पार्लियामेंटेरियन और गवर्नमेंट की नुमाइंदा की हैसियत से मैंने एक रेजोल्यूशन आज जरूर जमा कराई है फ्लोर पे, बिकॉज उसके बाद फिर आगे छुट्टियां आ गई थी तो फिर आज ही फर्स्ट वर्किंग डे था। मैंने रेजोल्यूशन ये जरूर जमा कराई है, उसकी वजह ये नहीं है कि वो अपोजिशन से है, मैं गवर्नमेंट से हूँ। ये तमाम पॉलिटिकल जो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी मैं कहूंगी, हम तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, वो आज उनकी क्रेडिबिलिटी को इस शख्स ने इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट, वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे देके क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर बहुत बड़ा लगा दिया, स्टिग्माइज कर दिया। मसलन जब इनको कहा गया कि इस पे माजरत खाना या कोई एक स्टेटमेंट दे दें कुछ, दे सेड बिकॉज दैट वाज ऑल डिसाइडेड, प्री प्लान्ड। उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो कि इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगी, ब्रेक करूंगी, कुछ चीजें मैंने बताई हैं। थोड़ा सा आइडिया तो दें, मैं कंप्लीट कर, मैं बता तो रही हूँ जी, मुझे आप मौका दें। देखिए इनको ये जंदाल और इंडिया के कहने पे, और जब हम ये बात करते हैं तो ये चीखें मारना शुरू कर देते, ले जी हमें गद्दार कह रहे हैं, हम क्यों ना कहें। जंदाल से इस बंदे को अप्रिशिएट किया गया, नवाज शरीफ ने इसको शाबाश दी कि आपने हमारा वो मकसद जो एजेंडा हम पूरा करना चाह रहे थे, आपने हमारा एजेंडा जो है वो पूरा कर दिया। जी बिल्कुल दी है, बिल्कुल दी है, 100% दी है। नवाज शरीफ ने खुद फोन किया है, नवाज शरीफ ने जंदाल की तरफ से इस शख्स का शुक्रिया अदा किया है, साथ शाहिद खाकान अब्बासी को, एहसन इकबाल को और इनको अयाज सादिक को घंटों पे मुश्तमिल एक कॉल आई है लंदन से, अल्ताफ हुसैन टू ने की है और जंदाल का बिल्कुल जिक्र हुआ है। जंदाल ने कोई घंटों पे मुहित मरियम से डिस्कशन की और अगला स्ट्रेटजी भी इन्होंने बना ली है। और ये मेरी बात सुने, ये देखे रियासत को अगर ये इस तरह से अपने घिनौने साजिशों का निशाना बनाएंगे तो हम इनको हर फोरम पे, हर अवेलेबल ऑप्शन जो लीगल ऑप्शन है उसमें हम इनको घसीटेंगे भी और इनके खिलाफ कार्रवाई भी करने का हक रखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वोट, मुझे ये बताएं, आज मुझे ये बताइए, जो वोट को इज्जत देने का स्लोगन है, ये जो महंगाई का स्लोगन है, उसमें इस वक्त जो फरवरी के अंदर हमने धूल छिटवाई थी अपने अजली दुश्मन को, ये बीच में ये स्टेटमेंट कहां से आ गई? आप मुझे बता देना, कोई रेलेवेंस, कोई मुझे, या तो ये फर्ज कर ले फरवरी का दिन आया होता, वो सेम उसका एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे होते, उस पे कोई स्पीच होती तो हम कहते कि फिलबदी हो गया या इन्होंने हमें जिच करने के लिए बोल दिया। मौका क्या था? ना कोई इस तरह के डिस्कशन, ना कोई लेना ना देना। अगर हो गया, फर्ज करो, मैं एक बात मानती हूँ कि पूरी कौम इसमें, क्या आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं कि वो हमारी फतह का दिन था या शिकस्त का दिन? यकीनन क्या इंडिया ने उसको सेलिब्रेट? मैं आपसे सवाल करती हूँ, मेरी अर्ज सुने, मेरी गुजारिश आपसे वो ये है कि आपने अब जिक्र किया नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए आपके पास कोई ट्रीटी, कोई मुआहदा, कोई कानूनी कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है नहीं। हम यहाँ पे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं जी मैं खुद जाऊँगा, बोरिस जॉनसन से बात करूँगा और उनको यहाँ पर लेकर आऊँगा। वो भी मैं बता देती हूँ, ये तो कोई मजाक तो नहीं है ना मिस। देखें आपको बड़ा लोग सीरियसली लेते हैं, ऐसे बयान को बड़ा सीरियसली लेते हैं और उनके ऊपर जो है वो बहुत सारे अपने फैसले जो वो करते हैं और वो लुक आफ्टर करते हैं, वो देखते हैं इन सारी चीज़ों को। ये क्या हो रहा है? मतलब नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आने को तैयार नहीं है, हुकूमत लगता है कि कल जाके उनको ले आएगी। मैं बताती हूँ जी, देखिए नवाज शरीफ साहब को लाने की जो, देखिए गवर्नमेंट, अगर आप मुझसे अभी पूछेंगे तो मैं स्टेटमेंट की शक्ल में आपको इस वक्त बताऊंगी ना, उसके बैकग्राउंड में जो एक्शन है वो बता दूंगी कि हम कर क्या रहे हैं। हमने ये किया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड बरतानिया की हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा है जिसमें जो जितने भी हमारे मफरूर लोग हैं, वो जब इस तरह से, देखें ये ट्रीटमेंट की गर्ज से गए थे, लेकिन आपको भी पता है वो सारी, मैं डिटेल्स में जाना नहीं चाहती कि वहां पे क्या हुआ क्या नहीं, बट दिस इज द टाइम
कि जब ये साबित हो गया, नवाज शरीफ साहब ने खुद साबित किया कि उन्होंने कोई इलाज नहीं कराना, वो जिस मकसद के लिए गए हैं उसके ऊपर वो बड़ा अच्छे से कारबंद है, वो काम कर रहे हैं। अब हम उनकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होगी, हम उसके ऊपर अब बात भी कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट के जो हमारे जो इस चीज को डील करता है डिपार्टमेंट, वो उनसे राब्ता भी कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर के कहने का मकसद ये था कि इसमें हर लेवल पे अगर मुझे खुद भी जाना पड़ा एज ए स्टेट हेड के तौर पर, तो वो स्टेट हेड के साथ जाके बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू ये है, फर्ज करें कि इवन इंडिया इसको जंदाल के थ्रू इस हद तक फैसिलिटेट कर रहा है नवाज शरीफ को कि अगर जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है वो किसी लेवल पे आके मान जाती है गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये बंदा वापस करने के लिए, तो फिर इसको वहां से सऊदी अरेबिया और अमेरिका शिफ्ट करने के ऊपर भी काम हो रहा है। सो हम जो बताना चाहते हैं, जो हम आपसे मीडिया के थ्रू अपनी आवाम को जो मैसेज देना चाहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम ये होली सोली मुल्क दुश्मन एजेंडे पे ना सिर्फ काम कर रहे हैं, वो हमारा अजली दुश्मन जो नहीं कर सका, ये इस मुल्क के अंदर रह के मासूम मुस्लिम लीगी कुछ रहनुमा तो जाग गए हैं जो पार्टी ऐसे नहीं छोड़ रहे। अब्दुल कादिर बलोच जैसे लोग रोज रोज पार्टियां नहीं बदलते, ठीक है। उनकी आप पॉलिटिकल विजडम को या लॉयलिटी को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। किसी छोटी बात पे वो मुस्लिम लीग छोड़ने का ठीक है जी। आपका पॉइंट आगे मुसर्रत साहब हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया ताउला तारड़ साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू द शो तार साहब। सर मेरा आपसे सवाल ये है, हुकूमत ये कहती है कि कल का भी बयान है कि जब भी करप्शन के हवाले से स्क्रू टाइट किया जाता है अपोजिशन का, तो अपोजिशन जो है वो इस किस्म का रिएक्ट करने लग जाती है। अपोजिशन अभी तक इस जो एक इमेज बन चुका है, इससे क्यों नहीं निकल पा रही, मुझे ये जानना है। शुक्रिया जी। बात यह है कि अभी तक एक धेले की तो करप्शन साबित नहीं हो सकी, ना साबित हो सकेगी। 2 साल हो गया है मैं गला फाड़ फाड़ के चीख के पूछता रहा हूं कि उस सरकारी फंड, सरकारी टेंडर, सरकारी ठेका, सरकारी प्रोजेक्ट मुझे कोई एक बता दें कि जिसके अंदर खुर्द-बुर्द की गई हो, जिसमें करप्शन की गई हो, जिसके अंदर किकबैक लिया गया हो, जिसके अंदर कमीशन लिया गया हो। प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत इस वक्त बिल्कुल सिस्टम को जो है वो ओवरलोड कर चुकी है। एक्सक्यूज मी। एहतसाब के हवाले से भी ना जी। जब आप नारा लगाते हैं और आप लोगों को जेलों में डालते हैं, और आप देखिए चीनी का 100 अरब का स्कैंडल है, वो मौसूफ करप्ट तरीन साहब बाहर बैठे हैं। कोविड के दौरान स्पेशल चार्टर फ्लाइट के जरिए तमाम परमिशन दे के उनको भगाया गया है। दवाइयों का स्कैंडल है, आज 500 गुना इजाफा है दवाइयों की कीमतों में। वो आमिर कियानी साहब सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के। बिलियन फी सुनामी का कोई पता नहीं है, पार्लियामेंट्री कमेटी तक नहीं बनने दी गई। हमने इतनी दफा रिक्वेस्ट की, दरखास्तें डाली। आप पहले ऑपोजिशन के जो हुकूमत के ऑपोजिशन पे जो हैं एलिगेशंस, पहले उसके हवाले से बताइए, क्योंकि नहीं, मैं तो पब्लिक मनी की करप्शन की बात कर रहा हूँ ना, कि अवाम के पैसे पे जो करप्शन होती है वो किस तरह डाका डाला गया, क्यों डाका डाला गया। आप बिलियन फी सुनामी से आगे आ जाए, 100 अरब की BRT, आज तक किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये 100 अरब क्यों अवाम के पैसा जाया किया गया। हम बड़े क्लियर हैं, हमारे पे जितने केसेस हैं A to Z। इमरान खान साहब शौक पूरा कर लें, 2 लीडर ऑफ अपोजिशन को बंद किया हुआ है, शहबाज साहब भी बंद हैं, पंजाब के लीडर ऑफ अपोजिशन भी बंद हैं। हमें इससे आगे क्या करेंगे, फांसी लगा देंगे। प्रॉब्लम ये है आप लोग उनको सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं जी बेनामी अकाउंट्स हैं, उनके अंदर पैसे आ रहे हैं। देखिए हुकूमत को तो सेटिस्फाई करना ना हमारा काम है, ना हमें सरोकार है, जाए अपना काम करे, हमें कोई सरोकार नहीं है। हुकूमत मुतमईन होती है नहीं होती। प्रॉब्लम ये है, बेनामी अकाउंट्स की बात की, आप मेरे से बहस कर लें, मैं आपको 1 घंटा बहस करके बता सकता हूँ कि कोई शहबाज शरीफ साहब के नाम ना 1 रुपए की TT है, ना कोई करप्शन है। असासों के हवाले से जो इल्जाम लगाया जा रहा है, जब रमजान शुगर मिल इनहेरिटेंस में उनको मिली थी 1990s में, तो उसका आप तखमीना लगा लें। इनके ओवरऑल एसेट्स जो थे तब भी 900 करोड़ के थे, 900 मिलियन के उस वक्त भी इनके एसेट्स थे, तकरीबन 1 अरब के लगभग उनके एसेट्स थे। अब अगर इस हवाले से किसी को कोई शक व शुबा है तो हम अदालत में जवाब दे रहे हैं।
और जितने इन्होंने बेनामी अकाउंट्स के हवाले से मामलात किए हैं, वो बायोगैस का प्लांट हो, वो चिन्योट एनर्जी के हवाले से हो, वो सारे अकाउंट्स के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो लेजिटिमेट बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। वो जो चोर चोर डाकू डाकू का नारा था ना, वो अब मेरा ख्याल है वो अपनी मौत खुद मर गया है। और ये 2 साल गुजरने के बाद कोई मुझे ना इसमें मंतक समझ आती है कि जी क्यों बंद किया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि 1.5 साल हो गया है हमजा शहबाज शरीफ को जेल के अंदर, यानी वो कहीं भागे जा रहे हैं। उनको जेल में बंद करने का मकसद क्या है? वो सजा याफ्ता नहीं है। अंडर ट्रायल प्रिजनर को 1.5 साल से बंद किया हुआ है, 2.5 साल आहा चीमा को हो गए हैं। तो ये जो नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है, आपके बखूबी इल्म में होगा कि हमारी एसटीजीज की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रैंकिंग्स गिरी हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में उसमें बकायदा हम वी आर वर्स ऑफ देन वी वर बिफोर। यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट सियासी इंतकाम के हवाले से और नैब के इस्तेमाल के हवाले से बिल्कुल क्लियर है। अदालतों की बात किया, मेरा एक सवाल ये है, आज ही की स्टेटमेंट है, आप लोगों ने एप्लीकेशन जमा कराई नुसरत शहबाज साहिबा के हवाले से, अदालत अब तैयारी कर रही है उनको इश्तिहारी करार देने के लिए। क्या वो मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से नुसरत साहिबा आके अपने केसेस का सामना नहीं कर पा रही? नुसरत साहिबा का बड़ा क्रॉनिक इशू है हेल्थ का, वो अंडर ट्रीटमेंट नहीं है। और देखिए, एक 65 ईयर ओल्ड वुमन, हमारे यहाँ वैसे भी जब केसेस होते हैं तो खवातीन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। अब नुसरत शहबाज साहिबा पे क्या एलिगेशन है, आप मुझे बता दें। मैं तो ये समझने से कासिर हूं कि नुसरत शहबाज साहिबा ने क्या ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से उनको इस तरह घसीटा जा रहा है। और ये रिवायत भी इस मुल्क में पहली दफा कायम हुई है कि अलीमा खान साहब का बेनामी हो, अलीमा खान साहिबा जो है वो एमनेस्टी क्लेम करें, अलीमा खान साहिबा को क्लीन चिट दे दी जाए। तो अगर मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि जो अलीमा खान साहिबा पे जो आपने लगाए हैं मयार कानून के, हमारे पे भी लगा दें। मगर दोहरा निजाम है एहतसाब का भी, दोहरा निजाम है यहाँ पे इंसाफ का भी। और मैं आपको ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि आने वाले वक्तों में जब ये केसेस सामने आए पब्लिक मनी की करप्शन के, तो ये सारे जेल में होंगे। और मैं आपको बताऊं, तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी, इन पे इतने संगीन केसेस हैं कि ये सारे जेल में होंगे। और वो हार्ड कोर पब्लिक मनी है, वो अवाम का पैसा है जिसमें खुद बुर की गई है, जिसमें गबन किए गए हैं, जिसको जाती जो है वो अपने मकासद के लिए, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो खानदान की जो खवातीन हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनको अगर घसीटना है तो आप कोर्टों में घसीट लें। हमने देख लिया करके हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ गया है। तो ये जो रविश है कि जी कारकर्दगी होना और आप अपने मुखालिफिन को जेलों में बंद करें और उन पे झूठे मुकदमात बना के उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करें, तो कर लें। अगर उससे कोई चीनी सस्ती होती है तो ठीक है, हम हाजिर हैं। अगर उससे बिजली और गैस के बिल कम आएंगे तो ठीक है। मगर ये याद रखिएगा, बड़ी नज़र रखते हैं और कानूनी मामलात को भी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। ये बताएं अता साहब कि अब ज़रा हम आते हैं वफाकी असम्बली की तरफ। जो अयाज सादिक साहब का बयान आया है, आप मुझे ये बताएं, आप इस बयान को कैसा देखते हैं? मैं तो समझता हूँ एक डेड इशू है एंड वी आर पास दैट नाउ। और वो एक इशू खत्म हो चुका है। उन्होंने सियाको सबाक भी बयान कर दिया, उन्होंने बता भी दिया, उन्होंने उनके बयान को जिस तरह तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, जिस तरह भारतीय मीडिया में क्यों कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई बयानिया क्यों नहीं आया, कोई पार्टी लेवल पर इसके हवाले से कुछ फैक्स मशीन के जरिए ऐसी फैक्स क्यों नहीं मिली जिसके अंदर में पता लगे जी कि ये नून लीग का कहना है इसके हवाले से? पूरी पार्टी ने अयाज सादिक साहब के साथ एक तो खड़ी हुई पार्टी। और वजह क्या थी? उन्होंने कहा, उनका पूरा बयान अगर सुना जाए, उन्होंने कहा जी भारत की ना जुर्रत थी ना भारत ये कर सकता था। मगर इश्यू से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पूरे मुल्क में 7 दिन, पूरे 6-7 दिन यही बहस चलती रही। आज भी हम इस पे बात कर रहे हैं। तो बात यह है, जब उन्होंने कहा, पूरा सियाको सबाक बयान कर दिया, तो मैं बिल्कुल इस चीज में बिलीव नहीं करता कि 2 wrongs मेक अ राइट। मैं इमरान खान की स्टेटमेंट जो इंडिया में जाके इंडियन चैनल्स को दी गई या यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में जाके जो उन्होंने बातें की, मैं नहीं दोहराना चाहता, ना मैं उसमें जाना चाहता हूँ। बट पॉइंट ये है कि अयाज साहब की स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर थी, उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़े भी कर दिया। तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब की भी एक स्टेटमेंट आई। फवाद चौधरी साहब ने इंडियन मीडिया पे जाके कहा कि जी मतलब वो बिल्कुल फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से उनकी बात थी और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इसमें इस इशू को इतना अब तक क्यों उछाला जा रहा है। इतने सख्त बयानिए का जो मुस्लिम लीग नून ने अडॉप्ट किया है, मियां नवाज शरीफ के स्टेटमेंट्स, तकरीरें, ज़ाहिर है वो आपसे नहीं छुपी हुई। उसके बाद जो मरियम साहिबा जिस गुस्से का इजहार कर रही हैं, उन्होंने कल भी अपनी तकरीर में किया और काफ़ी ज़्यादा किया। इस सख्त बयानी का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? मुझे यूँ सवाल पुट करने दें। मैं बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। हम आए थे 2013 के अंदर, इस मुल्क में 15-16 घंटे लोड शेडिंग थी।
आज हम रोशनी वाले ठंडे कमरों में बैठ के बात तो जरूर करते हैं, मगर क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि वो 12,000 मेगावाट बिजली 5 साल के अंदर किसने लगाई और कैसे लगाई? यानी 73 सालों के अंदर 16,000 मेगावाट बिजली और पिछले 5 सालों के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली। किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि लाहौर से सक्खर तक जो मोटरवे बनी है उसका आपकी इकोनॉमी में क्या फायदा हुआ है? सिर्फ लोड शेडिंग की वजह से 500 अरब का साल का नुकसान था आपकी इकोनॉमी को, और वो कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी बनता है दैट्स एनीबडीज गैस। बट पॉइंट ये है कि जब हमारी ग्रोथ 5.8 पे थी, जब हमारी इन्फ्लेशन महंगाई जो थी वो 4% पे थी, हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कर रही थी, हम मुल्क को एक तरक्की की इशारा पे गामजन कर रहे थे, तो ये सिलेक्टेड जो आया है इसने पिछले 2 साल में क्या किया है? देखिए, हमारी डिमांड सिंपल है, ये घर जाए इन्फ्लेशन फ्री तो ये भी कहते हैं तासिर के दौर में 12% तक गई है। इन तमाम चीज़ों के जवाबात हुकूमती तर्जुमान जो है वो सारे दे चुके हैं, और उनका कहना ये है कि आप लोगों की वही हुकूमत थी जो इस मुल्क के ऊपर मल्टीपल टाइम्स आके जा चुकी है, और इतने महंगे कर्जे लिए गए, उन कर्जों से टेपर डाउन किया गया मसनूई तौर पे सारी इकोनॉमी को, और उसके बात कर लेते हैं, जो कर लेते हैं। देखिए, बात ये है, एक तो वो जो 30-40 साल है ना, वो मुझे हिसाब किताब को उनका उल्टा लगता है। 93, 97 आप हिसाब लगा लें कि मियां नवाज शरीफ को कितनी दफा फेडरल गवर्नमेंट मिली है और कितने दुरानिये के लिए मिली है। मैक्सिमम अगर आप उसको लगाएंगे तो वो 8-8.5 साल बनते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने अगर कर्जे लिए थे तो हमने लगाए थे। इन्होंने पहले साल में हमारे टोटल कर्जे के बराबर कर्जा लिया है, वो कहाँ लगाया है? यानी 7 साल से केपीके में गवर्नमेंट है, कितनी बिजली लगाई है वहां पे कौन से इन्होंने टैक्स कलेक्शन के नए सिस्टम्स बनाए हैं, वहां पे इन्होंने क्या मिसाली वहां पे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं जिनको कोट किया जा सके। पॉइंट ये है कि ये पिछली हुकूमतों पे डालते रहे। असद उमर हमारा बच्चा तो नहीं है। असद उमर को 15 साल पोस्टर बॉय पेश किया गया इकोनॉमी के लिए, और आके हफीज शेख जो पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया गया। वकार मसूद जो मुस्लिम लीग नून के फाइनेंस के एडवाइजर थे उनको एडवाइजर ऑन फाइनेंस लगा दिया गया। तो ये वो कहते हैं कि आप यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल द टाइम। यू कैन नॉट तो ये हर वक्त ऑल ऑफ द पीपल ऑल द टाइम। हमारे साथ मौजूद है अताउल्लाह तारड़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम सीनियर रहनुमा। प्रोग्राम में कुछ हमें वक्त की कमी का सामना है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया मुबशर जैदी साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वेलकम टू द शो मुबशर साहब। आपसे मेरा सवाल ये है कि तनाव की कैफियत बहुत ज़्यादा है इस वक्त, सियासी जो ये सारा मंजरनामा है इसमें, ये बताएं कि इस तनाव में ज़िम्मेदार हुकूमत है या अपोजिशन है? देखिए, मुझे तो लगता है कि जिम्मेदार सारे ही हैं। जिस तरीके से चीजें चल रही हैं तो जाहिर है ये नहीं कह सकते कि एक साइड कोई जिम्मेदार है। दोनों साइड से ही, बल्कि 3-4 साइड से ऐसी बातें हो रही हैं कि लग रहा है कि बिल्कुल सर्कस है। तो आप किसी तरीके से पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये है, लेकिन क्योंकि हुकूमत जाहिर है वो हुकूमत है तो उसके ऊपर ज्यादा उंगलियां उठती हैं कि हुकूमत का तर्ज अमल जो है वो जरा बेहतर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा मुबशर साहब, ये बताएं कि मीम शीन नून को लेकर खासी जो है वो बहस चल रही थी, आपको क्या मुस्तकबिल लगता है इनका? बहुत दफ़ा बहस हो चुकी है इसके ऊपर, आप क्या देखते हैं? आज भी हमने देखा कि मरीम नवाज साहबा गई और जाके उन्होंने मुलाकात की वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब से, हमजा साहब से। क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप इसका? देखिए, मुस्तकबिल तो कोई नहीं है। मुस्लिम लीग नून रहेगी और वही रहेगी। अब आप वो शेख रशीद साहब की पेशिंग गोइयों पे जाएंगे तो मेरे ख्याल में इतना कॉर्नर कर दिया गया है तो मुस्लिम लीग नून के पास और चॉइस नहीं है। हमने देखा एक आध डिफेक्शन हुई है, लेकिन उसकी वजह भी कुछ और थी। जो कादिर बलोच साहब हैं वो एक उनका फ्यूड था, उनके डिफरेंसेस थे कि भाई सनाउल्लाह जहरी साहब को आपने नहीं बुलाया पीडीएम के जलसे में, इस वजह से वो जो है इनके साथ अब नहीं है। मगर वो एक बहुत ही माइनर सी आप कह लें कि डिवीजन है, कोई ऐसा उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल तो मुस्लिम लीग नून ही रहेगी, वो शीन मीम अलाम नहीं होने जा रही। अच्छा, ये बताएं कि अभी हमने पीडीएम का जिक्र किया और पीडीएम की तहरीक भी जारी है, जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है।
और इस हवाले से बड़ी कयास राइयाँ भी जा रही हैं। आपने बड़ा अरसा रिपोर्ट किया और ऐसे माजी में बहुत सारे इत्तेहाद हुए और APCs हुई। आप एज ए जर्नलिस्ट इस सारे अमल को किस तरह देखते हैं कि PDM कितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है और इसका फ्यूचर क्या है, क्या लगता है आपको? देखिए, फ्यूचर तो उस वक्त तक है जब तक जाहिर अगले इलेक्शन नहीं हो जाते। अब वो मुझे नहीं पता कि कब होंगे, क्या ये पुश कर सकेंगे हुकूमत को कि वो अर्ली इलेक्शंस कॉल कर ले या कुछ सूरत हाल ऐसी बन जाए। तो PDM एक स्ट्रॉन्ग फोर्स तो है। और जहाँ तक हुकूमत की बात है, हुकूमत भी खुद उसका कंडक्ट ऐसा है कि जो जिस तरह महंगाई है, जिस तरह गवर्नेंस की हालत है, तो जाहिर है मुझे तो लगता है कि हुकूमत खुद प्लेट में जो है चीजें रख रख के PDM को पेश कर रही है कि जनाब अब आप इस पर तनकीद कीजिए, इस पर तनकीद कीजिए। इस वजह से जो है PDM फिलहाल तो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर लगती है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो अयाज सादिक साहब का बयान है फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो उन्होंने दिया, उस पर मज़ाहमतें और स्टेटमेंट्स भी बहुत सारी आई, ये PDM के लिए कितना डेंट है और नून लीग की सियासत के लिए कितना डेंट है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो खास डैमेजिंग है। वो वक्ती तौर पर उसके ऊपर खासा शोर उठा, लेकिन अब वो शोर खुद ही दब गया जब जो वजीर खारजा हैं शाह महमूद कुरैशी और जो वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं फवाद चौधरी, उन्होंने दोनों ने और उस चीज को डाउन प्ले किया है कि ये बयान जैसा गैर मुनासिब सही, मगर किसी पर गद्दार की छाप लगाना जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत में भी ये रियलाइजेशन है कि वो एक आध दिन के लिए तो उस पर शोर हो सकता है, मगर जब बात बढ़ेगी तो फिर जाहिर है फिर बहुत दूर तक जाएगी। फिर मुस्तकबिल में ये होगा कि कोई भी किसी के ऊपर पार्लियामेंट में कोई अगर तकरीर करता है तो उसको कुछ भी कह करके उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। अच्छा मुबश्शिर साहब, ये बताएं कि आपने से पहले जिक्र किया कि ज़ाहिर हुकूमत उस पर ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब भी ख़िताब करते हैं उसमें बड़े सख्त किस्म के वो जुमले जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, अपोजिशन का ये कहना है, और जो उनके तर्जुमान हैं वो उनसे भी ज़्यादा सख्त जुमलों का जो है वो चुनाव करते हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर आप वज़ीर आज़म और उनके जो तर्जुमान हैं उनके बयानात को कैसा देखते हैं? इसमें तो किसी हम सोल्यूशन की जानिब नहीं बढ़ रहे, कोई नेशनल डायलॉग, कोई डिबेट, कोई बैक डोर या फ्रंट फुट पे आके किसी भी किस्म की डिप्लोमेसी तो कहीं नहीं हो रही। देखिए, हुकूमत का मसला ये है कि महंगाई उनसे कंट्रोल नहीं हो रही, गवर्नेंस उनकी क्वेश्चनेबल है, तो लिहाजा उनके लिए जो है इस तरह के बयान जिस तरह वज़ीर आज़म देते हैं तो वो जाहिर है उस चीज से तवज्जो हटा रहे हैं और इस बात को बार बार इसरार कर रहे हैं कि जो कुछ भी है वो अपोजिशन की वजह से है। मगर अब उनको 2.25 साल हो गए हैं हुकूमत में, तो लोग उस चीज को शायद उस तरह तस्लीम नहीं कर पा रहे जो भी वजीर आजम कह रहे हैं। मगर फिलहाल तो जैसे आपने खुद कहा कि तर्जुमान भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुए हैं, लेकिन असल जो मसला है, जो मईशत है, वो जब तक नहीं संभलेगी तो ये सारी एग्रेसिव टोन्स जो हैं हुकूमत की या तर्जुमानों की, ये इनका फायदा नहीं होगा। अच्छा, अगर आज हुकूमत मईशत पे कंट्रोल कर लेती, काबू कर लेती, हमने देखा कुछ पैसे मजीद आए, डॉलर भी सस्ता हुआ है, तो हुकूमत क्या बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आ जाएगी? देखिए, ये तो बहुत ही आपने कहा कि मईशत ऐसी कोई पटारी है कि अभी हुकूमत निकालेगी उसमें से कुछ और कहेगी ये देखिए मईशत कंट्रोल में आ गई। मईशत ऐसे कंट्रोल में नहीं आएगी। बहुत से फैक्टर्स हैं इस वक्त, मसलन जैसे हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 10% गिर गई हैं, हमारी जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें खासा जो है हमें करना पड़ेगा, इंक्रीज लानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें मईशत इस तरह कंट्रोल नहीं होती, और खासतौर पे जिस तरह की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत किसी भी तरीके से इस पोजीशन में है कि वो मईशत को कंट्रोल कर सकेगी। डॉलर में 1-2 रुपए 3 रुपए कम होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 9 रुपए कम हो चुके हैं डॉलर में 4 माह के अंदर, ठीक है, 167 तो बिल्कुल हो चुके हैं, लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि उन्होंने बढ़ाए कितने थे। हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन हुकूमत ही कहती है कि आने वाले कुछ माह बड़े इंपॉर्टेंट है, जनवरी फरवरी के अंदर काफ़ी जो है वो चीज़ें कमी की तरफ आएंगी फूड इन्फ्लेशन के हवाले से उन्होंने कहा। तो देखिए, हुकूमत तो पहले दिन से कह रही थी कि 3 महीने बस दे दें, फिर उन्होंने कहा 100 दिन दे दें, और उसके बाद उन्होंने कहा 1 साल दे दें, फिर उन्होंने कहा 1 साल और दे दें। तो अब इस तरह तो किस तरह चलेगा मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि फिलहाल कोई ऐसी डायरेक्शन लग नहीं रही हुकूमत की जिससे ये गेज कर सकें कि मईशत कोई बेहतरी की तरफ जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी वॉलेटाइल हुई हुई है। फिर यहाँ आपके जो प्राइस
महंगाई का जो तूफान है, उसके अलावा आप इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम, चीनी, तो किस तरीके से कंट्रोल होगी मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा, आखिरी सवाल मुबश्शिर साहब, ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो ऐलान किया वज़ीर आज़म ने, अबूरी इसको जो हैसियत मिली है सूबाई, इसको कैसा देखते हैं आप? देखिए, एक अच्छा स्टेप है गिलगित बल्तिस्तान को अगर जो अबूरी हैसियत दी है, वज़ीर आज़म ने ऐलान भी किया है, तो उनके हकूक उनको मिलने चाहिए और मेरे ख्याल में तमाम जमातें इस पर मुत्तफ़िक़ हैं और जितनी जल्द हो सके इसके ऊपर जो है और पार्लियामेंट गिलगित बल्तिस्तान को उसका तो भी वो करना चाह रहे हैं, वो कहने से तो कुछ नहीं होगा जब तक आप उसके लिए लेजिस्लेशन नहीं करेंगे, क्योंकि लेजिस्लेशन के। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। हमारे साथ मुबश्शिर ज़ैदी साहब मौजूद है, जर्नलिस्ट हैं। कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उस पर कानून साजी नहीं करेंगे, लेजिस्लेशन नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आज हमने जितने भी अपने मेहमानों से गुफ्तगू की और उसका हमने क्रक्स ये निकाला, उसका एनालिसिस ये निकाला, उसका निचोड़ हमने ये निकाला कि ये वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत है कि तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर बैठें और बैठ के जो डायलॉग है उसके अमल को मुमकिन बनाएं। डायलॉग करें, डायलॉग करने से बहुत सारे मामले अफ़वाम और तफ़हीम से हल हो सकते हैं। अगर हम यूं ही तुंदो तेज़ बयानात का सिलसिला जारी रखेंगे, वो चाहे हुकूमत हो, वज़ीर आज़म हो, अपोजिशन के सरबराहान हो या वो किसी भी पार्टी के तर्जुमान हो, तो उससे किसी भी किस्म की जो तनाव की कैफियत है उसमें कमी वाकई हमें होती दिखाई नहीं दे रही। तो इस पर गौर करने की इंतहाई ज़रूरत है कि बैठें, आपस में बातचीत करें और मसले के हल की जानिब आएँ। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, आपसे कल ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।